नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज की कहानी बहुत रोचक होने वाली है और राजनीति शास्त्र में हम इसको देखेंगे कि क्या बदलता है और क्या वर्तमान की परिस्थिति है। किंतु सबसे पहले कहानी, एक गुरु और शिष्य एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और सुबह का सत्र था। गुरु ने अपने शिष्य को समझाया कि देखो, आसपास नदी में अगर किसी महिला को नहाते हुए देखो तो आंख बंद कर लेना, प्रभु का नाम लेना और अपराध बोध में जाना। अर्ध नग्न स्त्री को देखना बहुत बड़ा कष्टकारी चीज है। इस बोझ से स्वयं को उतार लेना। शिष्य ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, आपका आदेश ठीक है। इसके बाद एक जलप्रपात में नहाती हुई स्त्री अचानक डूबने लगी। शिष्य ने आओ देखा न ताओ, जलप्रपात में कूद गया और उसको कंधे पर उठा करके किनारे तक लेके आया, बचाया। अपने जो धोती वगैरह होती है, अंग वस्त्र दिए और गुरु के साथ आगे चल पड़ा। रात में जब गुरु दूसरे गांव पहुंचे तो कहा, एक बात कहूं, तुम्हें उस स्त्री को कंधे पर नहीं उठाना था। वो बोझ मेरे तुम्हारे कंधे पर ठीक नहीं लगा। स्टूडेंट मुस्कुराया और शिष्य मुस्कुराया और कहा, गुरुजी, स्त्री को तो कंधे से मैंने दोपहर को ही उतार दिया। स्त्री का बोझ तो अब भी आप अपने मस्तिष्क में बिठाए घूम रहे हैं। अब आज के वर्तमान में ये कहानी देखिए, एक कहानी से खत्म हुआ। इसके बाद एक और चीज मैं ऐड कर लेता हूं। कटोरा पर कटोरा और बेटा बाप से भी गोरा। एक कहावत है। इस कहावत का मतलब होता है नारियल। ठीक है, उसे बीच से जब फाड़ते हैं तो कटोरे जैसा होता है। अब राजीव गांधी ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती हिलती है। सत्ता के लिए पूरे देश में आगजनी हुई। लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी के भाव में 400 सीटें मिली। नहीं, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो पूरे देश में अराजकता फैली और सिखों के नरसंहार के बाद जिस प्रकार से राजनीति हुई, उस राजनीति के कारण 400 सीटें मिली। आगजनी हुई थी पूरे देश में। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा, कटोरा पर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया और कहा कि यूथ हमारे साथ है। जेन जी भी ट्वीट कर दिया। अब चमचों को बहुत बुरा लग रहा है जब मैंने ये प्रत्युत्तर दिया कि ये नेपाल नहीं है, ये नेपाल नहीं है और यहां पर कांग्रेसियों की वो दुर्गति होगी जो उन्होंने सोचा नहीं होगा, क्योंकि असली नेपो किड तो आप हैं। ये नेपाल नहीं है। भारत का जेनजेड 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 बोलता हूं मैं, ये नए वाले जेनजी बोलते हैं। अलग खेल खेलने की तैयारी बढ़ा। तुमने कहा कि भाई देश का युवा, देश का स्टूडेंट्स, देश का जेनजी। जेनजी तो वोटर है नहीं। तब जेनजी को क्यों इन नौनिहालों को सड़क पर उतार करके इनके जीवन के साथ कांग्रेस क्यों खेलना चाहती है? मैं ये समझना चाहता हूं। वही सत्ता के लिए ना जो राजीव गांधी ने किया था। सड़क पर उतार करके प्रोटेस्ट कराएंगे। यही वो टेम्पलेट था ना जो दिल्ली में किसानों के द्वारा किसानों के नाम पर आप कराना चाहते थे। मोदी सरकार ने गोलियां नहीं चलाई है और बात, लेकिन कराना तो वही था। अब भाई तकलीफ है। आपका गठबंधन, आप कैसे जीतेंगे चुनाव पहले ये समझते हैं। अभी तक आपके गठबंधन की सीटें फाइनल नहीं हुई, लेकिन यहां पर आप देखिए, नीतीश कुमार और अमित शाह जी जिस प्रकार से एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जिस प्रकार से मिल रहे हैं, सब कुछ सेट है।
चिराग पासवान भी अलग नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं, जीतन राम मांझी भी नहीं। सारी चीजें सेट हो गई हैं। सीट समीकरण होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, अटकलें लगाते रहे। आपका मानना था भाई कि भाई तेजस्वी यादव सीएम मटेरियल नहीं है, ठीक है, आपने बोला, हमने माना। और आप वोट चोरी के नाम पर जो कुछ करना चाहते हैं, कायदे से आप पे एक और एफआईआर होना चाहिए। क्योंकि मेरा नंबर तो आपने सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन ये वही है खेल कि साध्वी प्रज्ञा को समझौता ब्लास्ट में फंसा दो। उसी प्रकार से एक युवा को कल फंसाने का प्रयास किया गया। वो युवा आज तक के मंच पर था, तो मैं वीडियो तो नहीं चलाऊंगा, लेकिन उसके कुछ अंश मैं आपको दिखाता हूं और वहां पे कुछ प्रश्न है, वो भी बात करेंगे। ये है अंजनी मिश्रा, जिसका नंबर सार्वजनिक किया आपने, ठीक है, यही अंजनी मिश्रा है। यहां सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं एफआईआर कीजिए, हम साथ में, लेकिन एफआईआर तो राहुल गांधी पर ही होगी ना। अब मेरा कुछ प्रश्न है, बेंगलुरु का नंबर बताकर जो नंबर सार्वजनिक किया, वो 13 साल से प्रयागराज में रहने वाले अंजनी मिश्रा का है। अंजनी मिश्रा का है। उसको मोबाइल बंद करना पड़ा, इतने अधिक कॉल आ रहे हैं, क्योंकि आपने बिना किसी की अनुमति के नंबर डिस्प्ले कर दिया और बोला कि ये प्रयागराज का रहने वाला आदमी कर्नाटका में वोटर आईडी कार्ड डिलीट करा रहा है। ये जो राजनीति है, ये परेशानी की बात है। अब देखिए, मैं अलग तरह का अतरंगी सोच रखने वाला व्यक्ति हूं, और मेरे अतरंगी सोच से कई लोगों को समस्या हो सकती है, पर मेरे कुछ प्रश्न है गुरु। कांग्रेसी सत्ता में जब से गए, महाराष्ट्र में कोई हाजी मस्तान या दाऊद इब्राहिम क्यों नहीं पैदा हुआ? इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कांग्रेसी जब से महाराष्ट्र से गए, कोई हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, करीम लाला क्यों नहीं पैदा हुआ? बीएसपी की सरकार जब गिर गई, तब मायावती जी के लिए उनके जन्मदिन पे हीरे ताज नोटों की गड्डियां क्यों नहीं गई? यूपी में सीएम बनने के बाद अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसा दूसरा बाहुबली क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है? चलिए, बड़ा बात करते हैं, थोड़ा डेवलपमेंट वाली बात करते हैं। सुप्रिया सुले 10 एकड़ की भूमि में लगभग 670 करोड़ का फसल उगाई थी। अब क्यों नहीं उग रहा है? भूमि तो वही है, वो 670 करोड़ की प्रॉपर्टी, फसल अब क्यों नहीं उग रही है? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चले जाने के बाद रॉबर्ट वाड्रा को कोई फ्री में जमीन क्यों नहीं दे रहा? मेरे किसी भी प्रश्न का जो मैं प्रश्न पूछने वाला हूं, उसका उत्तर आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है? अब तो सफाई में महोत्सव मनना चाहिए था। मुलायम सिंह यादव की सरकार चली जाने के बाद योगी जी जब से सरकार में है, सफाई में महोत्सव क्यों नहीं मनाया जा रहा है? सरकारी पैसे पे अगर नहीं हो रहा था ये सब ड्रामा, तो महोत्सव तो मनना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एके एंटोनी की पत्नी, एके एंटोनी इस देश के रक्षा मंत्री रहे, उनकी पत्नी ने 28 करोड़ की पेंटिंग बेची थी गुरु। वो पेंटिंग दोबारा नहीं बन रही है, पिछले 11 साल में एक पेंटिंग नहीं बनी है। यस बैंक के राणा कपूर को 2.5 करोड़ की पेंटिंग प्रियंका वाड्रा ने गिफ्ट की थी। पिछले 11 सालों में प्रियंका वाड्रा की कोई पेंटिंग नहीं बिकी। अरे 2.5 करोड़ छोड़ो, 2,500 की तो बिकती यार, क्यों नहीं बिकी? यूपीए में 2004 से 14 के बीच में अज्ञात बीमारी के नाम पर हर 6 महीने पर अलग अलग अज्ञात देश में जो सोनिया गांधी जा रही थी, अचानक से कैसे वो सारी बीमारियां ठीक हो गई? ये 10 प्रश्न हैं, इनमें से किसी प्रश्न का भी उत्तर अगर कोई चमचा मुझे या गुलाम कमेंट बॉक्स में दे दे कि ये सब होना क्यों बंद हो गया, तो समझ में आ जाएगा। इस देश के जेन जी के नाम पर, जेन जेड के नाम पर अराजकता फैला करके इस देश के मां बहनों के लाल को लील जाने का ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं, ये जो खेल रच रहे हैं, उस बोझ को
उतार के फेंकिए। जो गुरुजी घूम रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी से हम जीत नहीं पा रहे हैं, ये बोझ अपने आप में इतना बड़ा है कि नरेंद्र मोदी तो हर चुनाव को जीतता है और आप लोगों की दी हुई गालियों का बोझ उतार के आगे बढ़ जाता है। नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं पाला, कुछ नहीं पोसा अपने लिए। गालियां तो तुम लोगों ने मोदी जी को दी, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दी है। लेकिन झूठ बोलना है, षड्यंत्र रचना है, और आपको यह लगता है कि इन झूठ, इन षड्यंत्रों से आपका भला हो जाएगा, तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो। लेकिन एक बात समझिएगा, किसी भी राजनीति के संदर्भ से बोल रहा हूं, बहुत जरूरी है ये बात समझना कि जब भी देश में जिस प्रकार के ये लोग कार्य कर रहे हैं कि भाई मोबाइल नंबर से लेकर के हर चीज दे दिया गया, गठबंधन नहीं हो रहा है। एक एक चीज मैं पहले सुनवा देता हूं, ये वाला राहुल गांधी वाला, वरना चैन, हम जो दिल का चैन है वो मिलेगा नहीं मुझे भी। तो ये वाला पहले वीडियो सुनते हैं। और आपसे निवेदन है, अगर आप इसी प्रकार से द अभिषेक तिवारी शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गुरु। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। ये जो संविधान दिखा रहे हो, इलेक्शन कमीशन के अंदर से तुमको मदद मिलनी शुरू होगी, यही बात तो है। नवीन चावला मदद कर रहे थे तो उनको तुमने इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, चुनाव आयुक्त बनाया। प्रॉब्लम ये है कि ज्ञानेश कुमार तुम्हारी बातें नहीं मान रहा। ज्ञानेश कुमार इंडिपेंडेंट है। सोनिया गांधी जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुन रही थी तब तक सब डेमोक्रेसी के हिसाब से था। तुमने इसी वीडियो में बोला है कि नहीं हम एफआईआर करने नहीं जाएंगे, एक पत्रकार का सवाल था तो नहीं हम एफआईआर करने नहीं जाएंगे, हमारा एफआईआर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। तुमने इसी वीडियो में बोला कि भाई कुछ भी हो जाए हम कोर्ट नहीं जाएंगे। कोर्ट क्यों नहीं जाओगे? तो उन्होंने कहा कि हमारा इंस्टीट्यूशंस को बचाना कोई मतलब नहीं है, वो हमारा जिम्मा नहीं है, वो हमारा दायित्व तो नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस जेनजी को तुम भड़काना चाहते हो ना, इस जेनजी का भाई अलग ही ऑरा है। ये जेनजी वाले जो है ना मुंबई में आज हैं, मैं तुमको बता दूं, राहुल गांधी, और ये आईफोन खरीदने के लिए टूटा हुआ है। इसकी भीड़ देखो। भारत का जेनजी कोई गरीब नहीं है ना, भारत का जेनजी अलग है। ये एप्पल के स्टोर के पास पहुंचा है, बोला है एप्पल 70 सबसे पहले मेरे हाथ में आएगा, एप्पल 17। समझ रहे हो? ये जेनजी जो है ना, अच्छा इसमें एक टोपी वाला भी है, यहां पे मैं बताता हूं, ये अलग ही है। क्योंकि भारत अब एक वो अलग देश हो गया है, बहुत प्रॉस्पेरस। भारत के लोग जीवन को अलग ढंग से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और भारत के लोगों का मानना है भाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब में के चक्कर में नहीं पड़ने का है। ये सब के चक्कर में पड़े तो भाई बर्बाद हो जाएंगे। ये जितना कुछ है, अब आप देखिए, सीट शेयरिंग हो गई, तेजस्वी यादव ऐसे कलम फेंक रहे थे। भाई इस देश की संस्कृति का ये हिस्सा ही नहीं है ऐसे कलम फेंकना, ठीक है? ये जो नेपो किड है ये तुम ही लोग हो ना। मैंने जो प्रश्न पूछे ये तुम ही लोगों के लिए है। यहां कलम गिर जाता है तो भारत की संस्कृति ऐसी है, कलम गिर जाएगा तो उठाएंगे, प्रणाम करेंगे कलम को, विद्या माता को प्रणाम करेंगे। ये भारत की संस्कृति है। जिन लोगों ने पॉडकास्ट हमारा ऋतुराज सिन्हा सर के साथ नहीं देखा, वो मिस्टेक कर गए। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई थी कि बाहरी विचार क्या है और सनातन का विचार, भारत का विचार, अपना विचार क्यों। ये दो विचारों का अंतर है। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव का समाजवाद हो, एम के स्टालिन का विचार हो,
ये सब भारत के बाहर के आयातित विचार है, जो भारत विरोधी मूलतः विचार है। और इसी विचार को तुम पुश करके भारत के अंदर अराजकता फैलाने का लगातार प्रयास कर रहे हो, और यह हो नहीं पा रहा है। दुखद, तुम लोग के लिए दुख इसी बात का है कि यह हो नहीं पा रहा है, और जो कुछ भी बदल रहा है भारत के अंदर वो कमाल है। ये सारी चीजें तुम लोग चुनाव पता है क्यों नहीं जीत रहे हो? क्योंकि तुम लोगों को ग्राउंड का रियलिटी पता नहीं है, ग्राउंड की वास्तविकता पता नहीं है। तुम लोगों को यह लगता है अगर कि ये झूठ फैला करके 7 दिन के अंदर कर्नाटक सीआईडी को सौंपे डिटेल, ये जो तुमने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं भाई, सरकार कर्नाटका में किसकी है? ये तुम्हारा हाइड्रोजन बम नहीं है। एक्चुअली इस तरह के इवेंट करके तुम वही जनजी को सड़क पर लाकर के नेपाल बनाना चाहते हो, ये क्लियर है। बिहार चुनाव में तुम्हारे अलायंस पार्टनर्स ने कहा कि नेपाल बहुत दूर नहीं है। ये बात सही है कि नेपाल बहुत दूर नहीं है। मेजर मिस्टेक की है, मेजर मिस्टेक। 2 वीडियो बैक टू बैक राहुल गांधी मेरे द्वारा जो ग्राउंड जीरो पर अनुभव है उसको देख लो, और फिर तुमको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। 2 वीडियो बैक टू बैक दिखाऊंगा, ठीक है। पहला वीडियो मेरी ही ग्राउंड रिपोर्टिंग का अंश है, ठीक है। स्वयं ये राजद के कार्यकर्ता है, आरजेडी के कार्यकर्ता, सुन लो तो पहला। इसलिए चलिए ये जो राजद के कार्यकर्ता है, ये जो राजद के कार्यकर्ता है, वो कह रहे हैं तेजस्वी जी आपसे कोई बैर नहीं है, लेकिन रेखा हटाओ, मसौढ़ी बचाओ। मसौढ़ी विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि राजद के कार्यकर्ता उनके विरुद्ध खड़े होने को मजबूर हो गए? आज विवश है ये कार्यकर्ता, ये सारे युवा है। आपको एक बात बताऊं, ये सारे युवा है, और बात क्या हो रहा है कि युवाओं की तकदीर बदली जाएगी। बदलनी चाहिए। तो कैसे बदलेगी? रेखा जी के रहते हुए? बिल्कुल सही बात। अब हम लोगों से पूछते हैं, क्या नाम हुआ मेरे भाई? नाम चंदन कुमार हुआ। चंदन जी, ऐसा क्या आपको रेखा जी से आपत्ति है? आपत्ति है कि इन्होंने हर जगह अपना कमीशन बांध रखा है, जैसे स्कूल है, ब्लॉक है। मान लिया आपका प्रतिनिधि ही अगर पदाधिकारी से बिक जाएगा तो जनता विकास से क्या आशा रखिएगा? इन्होंने 10 साल के इनका कार्यकाल में युवाओं का, कार्यकर्ताओं का खून चूसने का काम किया है। वेरी ठीक है, इसको समझा जाए थोड़ा। रेखा पासवान आरजेडी की विधायक है मसौढ़ी विधानसभा से। लड़के ने क्या बोला? राजद का कार्यकर्ता क्या बोल रहा है कि खून चूसने का काम किया है मसौढ़ी विधानसभा में। क्या किया है? ब्लॉक में पैसा बंधा हुआ है, विद्यालयों में बंधा हुआ है, हर जगह बंधा हुआ है। एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है। तो ये एक्सटॉर्शन का पैसा फिर रेखा पासवान दे किसको रही है? और तेजस्वी यादव बार बार रेखा पासवान को टिकट देते क्यों है? वो इसीलिए देते हैं क्योंकि रेखा पासवान के जो पैसे, एक्सटॉर्शन का जो एलिगेशन ये आरजेडी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं, ये पैसे तेजस्वी यादव जी तक ही तो पहुंच रहे हैं ना। यही तो भ्रष्टाचार है, यही तो परिवारवाद है। कटोरा पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। लालू प्रसाद यादव ने भी वही किया, तेजस्वी यादव ने भी वही किया। यही तो नेपो किड है। इसी नेपो किड के अगेंस्ट तो जनता है। और आपको लगता है कि मोदी जैसा विरोध हो जाएगा? तो एक और मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग सुनिए, ठीक है। एक और ग्राउंड रिपोर्टिंग फिर सुन लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई वास्तविकता क्या है, जन्नत की हकीकत क्या है। और जब तक आपको जन्नत की हकीकत पता नहीं चलेगी, कैसे बात होगा? चलिए सुन लेते हैं। बहुत अच्छा मोदी किया है। मोदी जी क्या मोदी बहुत लाभ दे रहे हैं गरीब को। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी वोट चुरा रहा है। वो खुद चोर है तो दूसरा को चोर नहीं बताएंगे। क्या चुरा है राहुल गांधी? बहुत चोर है, वो खानदानी चोर है। गजब बेइज्जती है। तो दूसरा को पूरा खानदानी चोर है तो दूसरा को नहीं चोर बनाएंगे। ए राहुल जी,
आप वोट चोरी बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं पूरा खानदान चोरी है। अच्छा, मोदी जी की माँ को मंच से गाली दिया गया। ये अच्छा काम नहीं, किसी को माँ बहन को से आप खेल रहे हैं, तो आपसे कौन गधा है? आप बिल्कुल गधा ही हैं। अब जरा इस शख्स को देखिए जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, गला फंसा हुआ आप लोग जानते हैं, और टॉन्सिल भी बढ़ गया था काफी ज्यादा। फिर भी जब ये पीसी हो रहा था, मैं ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात कर रहा था। ये गरीब आदमी, इसी के बारे में लोग राहुल गांधी मंच से कहते हैं आप गरीब हैं, शोषित है, क्योंकि जाति का डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते हैं। आप पीडीए में हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक को छोड़ दिया मैंने, मैं अल्पसंख्यकों का नहीं लेता इंटरव्यू, लेकिन पिछड़ा और दलित पूरी तरह से मोदी जी के साथ है, और आपको चोर बोल रहा है वोट चोरी पर। यहां तक कि मैंने पूछा कि वोट चोर है, तो उन्होंने कहा पूरा का पूरा खानदान चोर है। अब पिछड़ा और दलित का अगला वर्जन भी सुन लीजिए थोड़ा। अब राहुल जी गधा भी हो गया। मतलब ये तो चचा कितना चुनाव आप देखे, वोट किए, बहुत देखे अभी तक वोट भी किए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इस बार पलट देंगे। देखिए, कहने दीजिए, कहने से कुछ होगा नहीं, ये जनता के ऊपर है। सब तो आप ही लोग के ऊपर। बस जनता को जिससे भरेगा उसी को लाएगा। हमको तेजस्वी जी से नहीं भर रहा, उनको नहीं ला सकते हैं। शौचालय आवासीय सब कुछ बिल्कुल हम लोग को मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। शौचालय मिल रहा है। अब समझे वोट चोरी कहां हो रहा है। जहां पर वोट चोरी हो रहा है उसको आप नहीं ये कर सकते, ठीक है, नहीं हटा सकते। अजीब विडंबना है इस देश में, जो गरीब महिलाओं को शौचालय दे रहा है, क्योंकि उसने देखा होगा, वो जीवन झेला है। 22 वर्ष नरेंद्र मोदी पूरे भारत में भ्रमण करते रहे। एक उदाहरण देता हूं जिससे आप लोग समझेंगे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के सोच के बीच। राहुल गांधी विदेश में एक ट्रक में यात्रा करते हुए पाएगा, लेकिन ट्रक ड्राइवर के जीवन में क्या क्या कठिनाई है ये राहुल गांधी को पता नहीं चला। नरेंद्र मोदी ने नया कानून बनाया है कि हर पेट्रोल पंप पर, हाईवे पे जो पेट्रोल पंप बनेगा, वहां पर ट्रक ड्राइवर के विश्राम के, सोने की जगह होनी चाहिए। क्योंकि ट्रक ड्राइवर लंबी लंबी दूरी तक चलाता है, ढाबा वगैरह कहीं ना मिले, कहीं कुछ सोने का जगह ना मिले, तो उसे विश्राम करने में दिक्कत होती है। इस देश का जेन जी सड़क पर नहीं आएगा राहुल गांधी। इस देश का जेन जेड कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा। और सत्ता परिवर्तन हमने 2014 में कर दिया था। सत्ता परिवर्तन हमने 2014 में ठोक के किया, जब 209 सीट वाली कांग्रेस पार्टी को 44 पे लेके आए। 2019 में हमने सत्ता परिवर्तन किया। वी आर द मैन, हम जेन जी, हमारे साथ वो खड़े थे तुम लोगों के सीडब्ल्यूसी करप्शन के विरुद्ध, कॉमनवेल्थ स्कैम के विरुद्ध, कोल स्कैम के विरुद्ध, 2G स्कैम के विरुद्ध। तुम लोगों ने तो कारगिल जवान की विधवाओं का भी जो आवास मिलना था, आदर्श स्कैम, उसको नहीं छोड़ा। तुम लोगों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सत्ता परिवर्तन किया। सड़क पर कोई आगजनी नहीं हुई, सड़क पर एक सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये जो खेल सोच रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में, शाहीन बाग के अगेंस्ट में जो कुछ भी हुआ, नरेंद्र मोदी ने उससे बहुत बड़ी सीख ले ली है। नरेंद्र मोदी आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुमको जहां की लड़ाई लड़नी है वो लड़ो। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।